हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? अभी मैं आप सबके लिए एक डिमांडेड कोर्स लेके आ गया हूँ फिर से, क्योंकि अपन ने अभी तक 10th की हिस्ट्री, ठीक है ना, 10th की हिस्ट्री ख़त्म कर ली। 9th की अपन ने हिस्ट्री एंड पॉलिटी भी ख़त्म कर ली है। नाउ वी नाउ वी स्टार्ट समथिंग न्यू। एंड ऑल्सो विद इट अपन ने 12th की बिजनेस स्टडीज़ की दोनों बुक्स भी ख़त्म कर ली हैं। क्लाइमेटोलॉजी की डिमांड नहीं दिखी थी मुझे, एंड दैट मीन्स इज सिंपल। इफ यू वर क्रिएटेड डिमांड, देन आई वाज गिविंग द प्रोडक्ट और द सर्विस ऑफ माइन। आप लोगों ने जब डिमांड नहीं की थी, इसलिए मैंने क्लाइमेटोलॉजी कंप्लीट नहीं किया। अगर आप लोग कभी डिमांड करोगे तो देखेंगे अपन भी। नाउ वी विल स्टार्ट द political science in the class of 11. It is the class of 11th syllabus. हम इसमें है ना, जो पार्ट ए है बुक का, उसे बाद में पढ़ेंगे। हम पहले पढ़ेंगे इसमें पार्ट बी। जी, अपन पार्ट बी को सबसे पहले पढ़ेंगे, क्योंकि देखो, पार्ट ए को बाद में पढ़ने की वजह ये है, जो पार्ट ए है ना, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा। बिकॉज इट कंटेन्स वेरियस टाइप्स ऑफ वर्ड विच हैव अ सिंगल एंड अ मीनिंग ऑफ इट सेल्फ। उन जो वर्ड्स है ना, इनके वर्ड्स के अंदर ही उनका कोई अलग अलग से मीनिंग्स होंगे। इस वजह से अपन इसको बाद में पढ़ेंगे। अपन अभी इस वक्त जो पार्ट बी है उसको पहले पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जो वर्ड्स हम यूज़ करेंगे हमारे पार्ट ए में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क वाली बुक में, वो पार्ट्स हम, जो वर्ड्स उसमें आने वाले हैं पार्ट ए में, वो वर्ड्स पार्ट बी में दिए हुए हैं। स्पेशली ज़्यादातर वर्ड्स ऐसे ही हैं जो पार्ट बी में दिए हुए हैं, तो हम उन वर्ड्स के ऊपर की चीज़ों को अच्छे से पढ़ लेंगे। फिर हम है ना, उन वर्ड्स को आराम से अपने माइंड में एज्यूम कर पाएंगे जब हम है ना पार्ट ए वाली बुक को उठाएंगे। ठीक है ना? कहते हैं ना, अगर आपकी बेस, आपकी जड़ जड़ ही मजबूत नहीं है, तो आप है ना पेड़ पे कैसे चढ़ पाओगे? पेड़ की जड़ मजबूत नहीं है, पेड़ पे चढ़ना है तो पेड़ की जड़ भी मजबूत होनी चाहिए, जिससे कि पेड़ गिरे ना आपके वजन से। राइट? अगर हमने ध्यान इनके वर्ड्स पे नहीं दिया ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो बातें हैं वो आपके दिमाग के ऊपर से निकल जाएंगी। दैट्स मीन वी विल स्टार्ट विद द पार्ट बी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। ओके, तो हम इसमें सबसे पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है पॉलिटिकल थ्योरी। देखो, ये बुक है ना जो पॉलिटिकल थ्योरी की, मतलब पॉलिटिकल थ्योरी की, ये हमसे स्पेशली कहेगी कि हमें किस तरह से, मतलब किस तरह से काम करना चाहिए। ये हमसे कई सारे क्वेश्चंस पूछेगी, और मैंने ट्राई किया है कि कुछ क्वेश्चंस को आपके लिए दिखाया जाए इसमें। ठीक है? ये होता कैसे है? हमें जो वर्ड्स है ना, ये वर्ड्स अपन पढ़ेंगे तो सही, बट सिर्फ पढ़ने से ही थोड़ी हो जाएगा। इसलिए इन वर्ड्स को हम कई ऐसे लोगों की ज़िंदगी में रख के देखेंगे, जो कि एक देश के लिए, एक, मतलब देश के लिए नाम है। जैसे कि हमारे गांधी जी की लाइफ में हम कुछ वर्ड्स को रख के देखेंगे। जैसे कि हमारे बी आर अम्बेडकर जी, उनकी लाइफ में कुछ वर्ड्स को रख के देखेंगे, और फिर इंटर रिलेट करेंगे कि कैसे, किस तरह से ये सिचुएशंस में इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं। लाइक द अपार्थाइड, जो अपार्थाइड सिस्टम चल रहा था, काले गोरे का भेद, कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। उस पर किस तरह से नेल्सन मंडेला ने बात बात उठाई, उन्होंने क्या किया, वो जो मतलब पॉलिटिकल थ्योरी के रूप में अगर अपार्थाइड सिस्टम को कहा जाए, तो वो किस तरह की बात को कहना चाहते थे, ऐसी बातें हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल थ्योरी बुक में। ठीक है? हम स्टार्ट करते हैं बुक को। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन उठा कि पॉलिटिकल वर्ड आया कहाँ से? इस पूरी दुनिया में कई सारे देश हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि है ना किसी एक देश ने है ना कुछ बात कह दी, उस बात को हमने
पॉलिटिकली उस बात को कै बना दिया कि अब हमारी धरती पे पॉलिटिक्स नाम की एक चीज़ भी है। कहीं न कहीं से पहली उत्पत्ति हुई थी, पर वहाँ पर उसको नहीं माना गया। लेकिन आगे चलते-चलते कई सारे ऐसे चेंजेस देखे अपन ने, जिसकी वजह से पॉलिटिक्स, राजनीति को अपनाने के बारे में और डेमोक्रेटिक और मोनार्की मतलब लोकतंत्र और राजतंत्र में भेद अंतर अंतर समझना और कई सारे एस्पेक्ट्स को देखना हमने चालू किया। किस तरह से होती है पॉलिटी? पॉलिटी के कई सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं किसी एक मतलब मेरे सामने 10-15 लोग हैं, ठीक है ना? मैं किसी को भी उठाऊँ, तो ऐसा तो है नहीं, वो पॉलिटिक्स का मतलब कहेंगे कि पॉलिटिक्स मतलब सरकार, बस सरकार, ऐसा तो है नहीं। मैं अगर उनसे पूछूँगा व्हाट द मीन ऑफ पॉलिटिक्स? मीनिंग क्या है पॉलिटिक्स की? तो क्या कहेंगे वो लोग? वो लोग सिंपल ही थोड़े से अगर वो पॉलिटी में जानते होंगे तो वो यही कहेंगे पॉलिटिक मतलब सर देश के नागरिकों के लिए काम करना टू डू द वर्क फॉर द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। ठीक है ना? मीन्स पब्लिक सर्विस। कुछ कहेंगे जो कि है ना अपने देश के पॉलिटिक्स को से नफरत करते होंगे कि यार कहते हैं ना वो कि राजनीति एक कीचड़ की तरह है। पॉलिटिक्स इज अ मीन्स कीचड़ की तरह है एक पॉलिटिक्स। तो ऐसे लोग क्या कहेंगे कि पॉलिटिक्स एक भ्रष्टाचार फैलाने का जरिया है। पॉलिटिक्स सेल्फ इंटरेस्ट को प्रमोट करता है। इस तरह की कई सारी बातें हम इसमें देखेंगे। समझे? तो यही बातें हमें बताती हैं कि चालाकी, सार्वजनिक सेवा, स्वार्थों को बढ़ावा देने का तरीका और कई सारे घोटाले, ये कई सारी बातें हैं जो हम पॉलिटिक्स में सुनते हैं। हमारा दिन शुरू होता है, हम अखबार को देखते हैं तो बात आती है घोटालों की कि पनीर में कई सारे माल न्यूट्रिशंस को मिलाया गया और उसकी वजह से पनीर की क्वालिटी को बिगाड़ा गया। ये आ गया स्कैम, घोटाला। ये हम देखते हैं कि एक नेता जीत करके एक बड़ी पार्टी में जाकर मिल गया, जिसे हम कहेंगे कि चालाकी, मैनिपुलेशन। इस तरह की चीज़ें हम कई बार देखते हैं। ठीक है? इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो हम और क्या चीज़ देखते हैं? क्या हम ये जानते हैं कि पब्लिक मतलब जो पॉलिटिक्स है वो सिर्फ गवर्नमेंट की है? मतलब सरकार को ही हम पॉलिटिक्स में जानते हैं क्या? लोगों का कोई मतलब नहीं है पॉलिटिक्स में? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वजह क्या है इसकी? आप लोग एक सवाल सोचो, एक सवाल मतलब पूछो, क्या अगर सरकार मतलब पॉलिटिक्स का मतलब सिर्फ सरकार से ही सीमित है, तो क्या सरकार के नियमों को बदलने की शक्ति देश के लोगों में नहीं है? क्या वो स्ट्राइक्स, मूवमेंट्स नहीं करते? क्या वो धरने पर बैठते नहीं हैं कि हमारी मांगे पूरी करो, नहीं तो हम यहाँ से नहीं उठेंगे? क्या वो रेल की पटरियों को उखाड़ कर अपनी बातों को पूरा नहीं करवाते? मैं आपको एक केस बताऊं, इसकी तो शायद से ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक सबसे बड़ा 1991 का बीपी मंडल का जो एक प्रस्ताव आया था, मीन्स अ चेंजेस कवर्ड बाय द बीपी मंडल which is signed by the Vishwanath Pratap Singh government that create a huge disturbance in the country। उस वक्त जब ओबीसी को आरक्षण मिला, तब कई सारे ऐसे लोग थे जनरल कैटेगरी के जिन्होंने स्ट्राइक्स करके देश के अंदर इस निर्णय पर उंगली उठाई और उसके लिए कई लोगों ने अपनी जान भी दे दी। अपने ऊपर कई जवानों ने, जो कि नौकरी के लिए तैयारी कर रहे थे, 20 से 25 साल या 30 साल तक के लोग अपने ऊपर पेट्रोल डालकर जल गए। जब ये
डिक्लेयर हुआ कि अब से ओबीसी को 27% आरक्षण मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा। ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो इससे हमें क्या पक्का हुआ, क्या पता चला कि पॉलिटिक्स सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं है, पॉलिटिक्स सिविलियंस की भी है, जनता की भी है। जनता जो चाहेगी वो सरकार को करना पड़ेगा। अरे सोच के देखो, तो सरकार में कितने ज़्यादा लोग होंगे आपके हिसाब से? सोच के देखो थोड़ा, कितने होंगे? मे बी सरकार में होंगे 1,000, 2,000, 10,000, 50,000, 1,00,000 बस। अब तो रुकेंगे, 1,00,000 से ज़्यादा थोड़ी होंगे। लेकिन पब्लिक हमारी कितनी है? हमारे पास 140 करोड़ की इस वक्त में आबादी है। वी हैव द पॉपुलेशन ऑफ 1.4 मिलियन इन द कंट्री। क्या है भाई ये? मतलब 14 मिलियन की जो हमारी, सॉरी, 1.4 बिलियन और 40 मिलियन की हमारी आबादी होने के बावजूद, 140 करोड़ की आबादी होने के बावजूद हम ये सोचें कि गवर्नमेंट ही हमारा निर्णय करती है, तो ये गलत है। क्योंकि गवर्नमेंट जो रूल्स और रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज़ को बनाती है, लॉन्च करती है, उसको पालन करना, उसको मानना सिटीजन्स के हाथ में है। सिटीजन्स उसको मानेंगे और उसके तहत चलेंगे। दैट क्रिएट अ cooperation with the government and help the country to development. We can see these condition in the modern world. हम काफ़ी देखते हैं इन कंडीशंस को। हम सिर्फ सरकार को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ सरकार के हाथ में नहीं है देश चलाना। देश चलाना देश के हाथ में है, देश के नागरिकों के हाथ में है। ठीक है? हमने तो सरकार को वोट देकर एक कुर्सी पे खड़ा, मतलब कुर्सी पे बैठाया कि आप हमारी तरफ से बोलो। लेकिन ताकत असली किसके हाथ में? असली ताकत है देश के नागरिकों के हाथ में। हम दुनिया की बात तो कर चुके हैं, एक बार भारत की भी बात कर लें। बहुत, इस पूरे दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जो कि सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक, मतलब सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है। अब भारत के अंदर ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट ही है ना पूरी की पूरी पॉलिटिक्स खेलती है। कई बार हमने देखा है कि देश के लोगों ने स्ट्राइक्स करके, रैलीज निकालकर देश में गवर्नमेंट के डिसीजंस पे बात उठाई है। सामने खड़े होकर बोले हैं कि गवर्नमेंट, यू आर डूइंग वेरी रॉन्ग थिंग। इफ यू आर नॉट चेंज इट, देन आई विल बी, देन विल neglect your decisions, neglect your policies, rules and regulation. हम नहीं मानेंगे आपकी बातें। कई बार सिटीजन्स ने, पीपल्स ने ये बातें कही हैं। 1991 का जो मंडल मैंने आपको बताया था, बीपी मंडल, उसके बारे में मैंने ये कहा था आपसे कि कई लोगों ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क के खुद को आग लगा ली क्योंकि बीपी मंडल पास हुआ। उससे फ्लक्चुएशन आई थी। ये बात कोर्ट में पहुंची और कोर्ट में पहुंचने के बाद कोर्ट ने रिजर्वेशन को जारी तो किया, लेकिन उस रिजर्वेशन में कुछ बाउंडेशंस भी लगा दिए। मींस ऐसा नहीं कि सिर्फ रिजर्वेशन में जो काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी थी वो सारी चीज़ें मानी गई हों ना, उस रिजर्वेशन में कुछ चेंजेस किए गए। इस घटना के बाद जब लोगों ने खुद में आग लगाई, स्ट्राइक्स होने लगी, रैलीज होने लगी, देश में कई जगह पर प्रदर्शन होने लगे, तब ऐसे कई कई सारे चेंजेस देश में, मतलब इस बीपी मंडल में लाए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा, सॉरी, जुडिशरी के द्वारा। क्योंकि गवर्नमेंट ने ये रूल्स पॉलिसी लाई, सिटीजन्स को ये पसंद नहीं आई, तो जुडिशरी ने उस पर ब्रेक लगाई। समझे? ये सारी चीज़ होती हैं। देश के अंदर
मल्टीपल नेगोशिएशंस हुए थे, ठीक है? अब एक मैटर बनता है, एक बात उठती है कि गवर्नमेंट किस तरह से मल्टीपल नेगोशिएशन में पार्टिसिपेट करती है। गवर्नमेंट डू टू हाउ इट रिलेट टू एस्पिरेशन ऑफ पीपल, किस तरह से लॉ बनाकर, कानून बनाकर पार्लियामेंट में। और पीपल कैसे करते हैं? पीपल इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग पावर बाय द गवर्नमेंट, स्ट्राइक्स करके, रैलीज निकाल कर, ठीक है? ये सारी चीज हमने देखी। अब हमसे पूछा गया पॉलिटिक्स का सब्जेक्ट मैटर क्या है, किन चीजों से पॉलिटिक्स को, पॉलिटिक्स में लिए गए डिसीजंस को चेंज किया जा सकता है। कोई ना कोई एक्सटर्नल मतलब बाहरी है, और इंटरनल मतलब आंतरिक बात होंगी ना, जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स को बदला जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। मैं किसी एक गवर्नमेंट के वे मतलब वे से तो नहीं कह रहा, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब सिर्फ गांधी मतलब गांधी परिवार आगे बढ़ता जा रहा था देश के अंदर। सिर्फ गांधी परिवार ही प्रधानमंत्री बनते थे, गांधी परिवार के लोग ही। लेकिन चेंजेस आए, लोगों ने देखा इतने सालों से गांधी परिवार के होते हुए ज़्यादा चेंज नहीं आ पाए थे, तो लोगों ने परिवार को ही चेंज कर दिया। थोड़ा बहुत चेंज, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने कुछ अच्छा काम नहीं किया। 1991 में एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस को लाने में सबसे बड़ा हाथ था उनका। और अगर वो प्रोसेस नहीं आती तो देश के अंदर आज जो आप इकोनॉमी, आज जो आप अपने देश पे गर्व कर रहे हो, उसकी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था बिल्कुल डगमगा जाती। जैसे कि एक लकड़ी की चेयर पर दीमक लग जाते हैं और कोई उस पर बैठ जाता है, तो वो किस तरह से डगमगा के गिरती है, टूटती है। उसी तरह से इकोनॉमी हमारी देश की देश की अर्थ जो मतलब देश के अंदर जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरी बिगड़ गई थी। लेकिन एलपीजी लाने के बाद ये सारी चीज थोड़ी सी ढंग से चलने लगी, फिर देश में इन्वेस्टमेंट आने लगे, जिससे सब कुछ सही होने लगा धीरे धीरे। अब सब्जेक्ट मैटर जो उठता है कि पॉलिटिक्स को कैसे चेंज किया जा सकता है, उसके ऊपर सबसे बड़ी बात है मूवमेंट। लोगों के द्वारा स्ट्राइक करना, धरने देना, धरने और आरक्षण मतलब सॉरी धरने देना और एक जगह पर बैठकर अनशन करना, कुछ ऐसी चीज़ों से आंदोलन करना, कुछ ऐसी चीज़ें मैटर करती हैं पॉलिटिक्स को। साथ ही साथ में डेवलपमेंट चेंजेस, विकास परिवर्तन भी मैटर करता है। जो गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट अच्छी विकास करेगी, उस गवर्नमेंट को चांस भी मिलता है, राइट ना? एम आई राइट? वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स मीन्स मूल्य और सिद्धांत, दिस इज ऑल्सो मैटर in the scenario of the politics. Politics is complex because politics only work in two things. मैं सोच के जैसे सोचता हूँ वो आपको बता रहा हूँ। पॉलिटिक्स नॉर्मली दो तरह से काम करती है, दो चीजें करती है। पहली पॉलिटिक्स कहती है, पॉलिटिक्स जैसे कि मान के चलिए दो ग्रुप्स हैं, दोनों ग्रुप के एक एक लीडर हैं, एक दूसरे के सामने खड़े हुए। एक ने दूसरे से ए है एक है बी। ए ने बी से कुछ पूछा और बी कुछ और ही कह रहा है। दैट इज अ डिस दैट इज अ टूटी टांग पॉलिटिक्स। मतलब कि पॉलिटिक्स हमसे कहता है ध्यान से सुनो और जो पूछा गया है उसे कम से कम शब्दों में बोलो। मीन्स टू फोकस एंड लिसन केयरफुली and answer only that which is asked to you, which is asked by the other, ठीक है ना? with
मिनिमम वर्ड्स, ये होती है पॉलिटिक्स। चाहत कंप्लीट करो सामने वाले की, वो जो चाहता है उसकी बाणी बोलो, वो जो चाहता है उसको वही दो। पॉलिटिक्स ये कहती है। सब्जेक्ट मैटर हमने पढ़ा। अभी सब्जेक्ट मैटर के बाद कुछ और भी चीज़ें आती हैं, जैसे कि ये पॉलिटिक्स जो है उसे हम पढ़ते क्यों हैं, क्या मैटर है, व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिक्स। हम पॉलिटिक्स को पढ़ क्यों रहे हैं, क्या सीखते हैं हम पॉलिटिक्स से। बताओ, सोचो एक बार, क्या सीखते हो आप पॉलिटिक्स से। सॉरी। पॉलिटिक्स से अपन सबसे बड़ी चीज ये सीखते हैं कि किस तरह का सिस्टम देश को आगे बढ़ाने में कामयाब हो सकता है। जो पिक्चर मैंने आपको लगा रखी है, आपको दिखा रखी है, इसमें जो सामने से दो लोग हैं, एक है इसमें प्लेटो, एक है अरिस्टोटल। 5th सेंचुरी मतलब कि 472 के आसपास, 472 से 480, 472 से 480 BC, Aristotle and Plato were discussed that what is better, monarchy और डेमोक्रेसी। 472 से 80 के बीच कुछ अरिस्टोटल और प्लेटो इस पिक्चर में दिखाए गए हैं, जो कि बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं, अपनी बातें बता रहे हैं कि इस पूरे समाज में, जो ये आसपास में समाज है, जो कुछ घृणित कार्य भी कर रहा है, कुछ घूमना फिरना भी पसंद कर रहे हैं, कोई देश में अशांति फैला रहा है, कोई डिस्टरबेंस के साथ साथ पीस भी फैला रहा है, मतलब शांति भी फैला रहा है। कई सारे लोगों का कई सारा माइंडसेट है। तो इस जगह पर क्या अच्छा हो सकता है, क्या इस जगह पर लोकतंत्र अच्छा रहेगा, या फिर इस जगह पर राजतंत्र अच्छा रहेगा। आपके दिमाग में आ रहा होगा लोकतंत्र अच्छा रहेगा, है ना। लेकिन आज के वक्त में कई ऐसी भी जगह हैं जहां पर राजतंत्र चलता है, जैसे कि सऊदी अरेबिया। नाम सबने सुना होगा। वहां पर प्रिंस बैठते हैं ना, याद नहीं है नाम वैसे उनका, शायद से आमिर कुछ, या फिर शाहरुख, नहीं, ढंग से याद नहीं आ रहा नाम, बट वहां पे प्रिंस है अभी। ठीक है, सऊदी अरेबिया, यूएई में प्रिंस है। वहां पर प्रिंस के होने के बावजूद वहां पर डेमोक्रेसी भी चलती है, मोनार्की भी चलती है, और वहां पर कई सारे लोग जो बिजनेस करना चाहते हैं वो लोग भी जाते हैं। दैट मीन्स monarchy is not bad at every time, in every time. Monarchy is best in some conditional environment. In certain ways, we can read that monarchy is not only the bad aspects, it has also a good, also the good aspects. मोनार्की को हम यही नहीं कह सकते कि ये बकवास है, क्योंकि जो भी इस दुनिया में है, उसमें दुनिया में होने की कोई ना कोई वजह है। और ये सिर्फ कहते हैं ना कि अगर जो भी चीज़ है उसका कुछ गुण भी है और अवगुण भी है, मतलब समथिंग इज गुड एंड समथिंग इज बैड, क्योंकि अच्छाई और बुराई दोनों साथ में है। तो मोनार्की में कुछ अच्छाई भी होगी, कुछ बुराई भी होगी। इसलिए जहाँ पे अच्छाई को देखा गया, वहाँ पे आज के वक्त भी राजशाही वंश चालू हैं, मतलब चलते हैं, मोनार्की सिस्टम अपनाया जाता है। और जहाँ पे इनकी बुराई को देखा गया, वहाँ पे वहाँ पे डेमोक्रेसी देखा जाता है। मैं किसी की बुराई, मतलब किसी सिस्टम की इस तरह से ये नहीं कह रहा कि ये सिस्टम गलत है। मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ कि सिस्टम गलत नहीं है, बल्कि जगह और लोगों के हिसाब से सिस्टम को बनाया गया है।
ठीक है? सिस्टम को मैटर करने वाले कई सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि लोग मतलब देश में कितने सारे लोग हैं, जैसे कि क्या उन लोगों का कोई एक धर्म है? क्या उन लोगों की कोई एक बोली है, वाणी है? Did they speak a single language? They have a single religion? क्या वो अपने देश के लोग मतलब जो मेजॉरिटी है वो क्या माइनॉरिटी को दबाती है? ऐसी चीज़ें मैटर करती हैं ये डिसाइड करने में कि पॉलिटिक्स में डेमोक्रेसी या मोनार्की कौन सा सिस्टम अच्छा रहेगा। इसको जानने के लिए अपन एक केस स्टडी को देखना पड़ेगा अपन को। ये केस स्टडी है प्लेटो और प्लेटो और सॉक्रेट्स की। केस स्टडी अपन से कहती है कि एंशियंट ग्रीस में एथेंस के अंदर मतलब एथेंस में एंशियंट ग्रीस जो जगह है वहाँ पे सॉक्रेट नाम का एक आदमी रहता था। जो सॉक्रेट था वो सबसे ज़्यादा वाइजेस्ट मैन बताया गया, मतलब सच्चा इंसान बताया गया। सॉक्रेट के बारे में बात थी कि सॉक्रेट कुछ ना कुछ सोचता रहता था। एक बार जब दुनिया के अंदर सिर्फ मोनार्की सिस्टम चल रहा था, तब उसने तब उसने बात उठाई कि क्या मतलब है ये। उसने क्वेश्चन किया कि और चैलेंज किया सोशल बिलीफ्स का, जो कि वहाँ के राजा को बिल्कुल पसंद नहीं आया। सॉक्रेट्स ने कहा कि क्वेश्चन उठाते हुए चैलेंज करते हुए उसने कहा देश के अंदर जो सोशली आप अपनी मन मर्जी से किसी को भी दंडित कर देते हो, किसी भी अपने को पुरस्कार दे देते हो, ये चीज़ सही नहीं है। आपको मतलब ये बताना पड़ेगा कि यार ये किस तरह की बात हुई। कोई अच्छा काम करे तो उसको मिला, अच्छी बात है, लेकिन कोई मेहनत कर रहा है और वो आपकी नज़र में गलत है तो वो इंसान को आप गलत मानते हो। दिस इज नॉट फेयर केस। सॉक्रेट्स ने कई सारे क्वेश्चन किए और चैलेंज भी किए कि ये सोशल बिलीफ्स गलत है, क्योंकि ये पूरा डिपेंड है राजा की मन मर्जी पर। राजा जैसा चाहेगा वैसा देश को मानना पड़ेगा, तो इसलिए ये सब गलत है। ये चीज़ राजा को बिल्कुल पसंद नहीं आई और राजा ने डेथ पनिशमेंट दे दी सॉक्रेट को। तो अब पार्टी चल रही है भाई राजा की। सॉक्रेट को डेथ पनिशमेंट देने के बाद इसमें जो एक बड़ा विद्वान आदमी है तो उसका कोई शिष्य तो होगा। उसका एक शिष्य था जिसका नाम था प्लेटो। प्लेटो ने एक बुक लिखी, दी रिपब्लिक। उसमें प्लेटो ने लिखा कि लाइफ एंड आइडियाज ऑफ सॉक्रेट्स के बारे में, कि सॉक्रेट्स के लाइफ कैसी रही और उसके आइडियाज क्या बताते थे। उसने क्वेश्चन क्यों किए और चैलेंज क्यों किया राजा के शासन पे, राजतंत्र पे। मीन्स why the Socrates challenging and questioning the monarchy system? What the way? Why he why he did this? जब ये बात उठाई तो उसने कैरेक्टर बनाए और कैरेक्टर उसने सॉक्रेट का बनाया। एंड दो हिम एग्जामाइन द क्वेश्चन, और उससे क्वेश्चन पूछा, उस कैरेक्टर से क्वेश्चन पूछा, क्या जस्टिस, क्या है जस्टिस। ये जब क्वेश्चन पूछा गया कि जस्टिस क्या है, तो सॉक्रेट की ये मूवी आपको मतलब सॉक्रेट की ये पिक्चर आपको दिखाई गई इस तरह से। प्लेटो और अरिस्टोटल मीन्स सॉक्रेट। ये केस स्टडी है जो कि अभी मैंने आपको बताई। इसके बाद हम देखते हैं
कि ये जो पॉलिटिक्स है, इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स, डिफरेंट माइंडसेट, डिफरेंट आइडियोलॉजीज कहाँ से आई, वेयर इट इज़ कम। हम देखते हैं रूसो के बारे में, जिसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था सोशल कॉन्ट्रैक्ट, दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उसमें रूसो ने फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात कही। इसने पॉलिटिकल फ्रीडम के बारे में बात कही कि हर किसी को राजनीति में आने का, पॉलिटिक्स में आने का अधिकार है। ऑल हैव द राइट टू बी पार्ट द पॉलिटिक्स। हर किसी को अधिकार है। इसके बाद अगला एक इंसान आया जिसका नाम था कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने उसकी आइडियोलॉजी को झूठा नहीं साबित किया, बल्कि उसी आइडियोलॉजी पे एक और आइडियोलॉजी दी कि हाँ, पॉलिटिक्स में सब आने चाहिए, लेकिन उनका क्या, जो पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहते, जो बिजनेस करना चाहते हैं, जो जॉब करना चाहते हैं, उनका क्या। तब कार्ल मार्क्स ने एक और आइडियोलॉजी दी कॉपरेशन की। कॉपरेशन फॉर फ्रीडम मीन्स इकोनॉमिक फ्रीडम भी होनी चाहिए देश के अंदर। ऐसा नहीं कि अमीर सिर्फ अमीर बनता जा रहा है और गरीब गरीब बनता जा रहा है। ऐसा होना चाहिए कि कॉपरेशन वाली भी इंस्टीट्यूशंस बने जो एक दूसरे का ध्यान रखें, एक दूसरे के लिए काम करें। ऐसी आइडियोलॉजी कार्ल मार्क्स ने दी। इसके बाद अगर हम देखें हमारे देश के अंदर, गांधी जी, गांधी जी ने कहा भाई सब चीज़ सही है, बहुत अच्छे से मानते हैं हम इन चीज़ों को, लेकिन जेन्युइन फ्रीडम भी होनी चाहिए। 1909 में गांधी जी ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हिंद स्वराज। हिंद स्वराज में गांधी जी ने कहा कि जेन्युइन फ्रीडम मतलब हर इंसान की अपनी खुद की इच्छा से जीने का अधिकार होना चाहिए। क्या पता उस इंसान को कुछ और चाहिए और आप उसे कुछ और ही दे रहे हैं, आप उसे उसे दबा रहे हैं। दैट इज नॉट अ फ्रीडम, दैट इज नॉट अ इक्वलिटी बेसिस। उसको अपनी मर्जी से भाई काम करने दो। ये सब चीजें आती। इसके बाद एक और हम बात जान लेते हैं, एक और आइडियोलॉजिस्ट को देख लेते हैं जिनका की नाम है बी आर अम्बेडकर जी, भीमराव रामजी अम्बेडकर। इन्होंने कहा सब सही है, बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ ऐसे ग्रुप जिनको आप जेन्युइन फ्रीडम तो देने से रहे, क्योंकि उनको पहले से ही देश में अलग थलग करके रख दिया गया है। मीन्स दे आर सेपरेटेड बिकॉज ऑफ दे आर माइनर्स, बिकॉज ऑफ यू आर थिंक दैट दे आर शूद्रस, मतलब वो शूद्र हैं, इसलिए आपने उनको बिल्कुल ही अलग कर दिया है। तो उनके लिए कहाँ से, कैसे बात उठाते हो आप ये। इसलिए बी आर अम्बेडकर जी ने अनटचेबिलिटी फ्रीडम की बात की फॉर द स्केड्यूल कास्ट। ठीक है ना, माहर जाति के थे बी आर अम्बेडकर जी जब उन्होंने ये बात की। ये सारी चीज़ें हम देखते हैं हम कि क्या है पॉलिटिक्स, डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या हैं पॉलिटिक्स के, किन किन लोगों ने पॉलिटिक्स के बारे में बताया। अरिस्टोटल, जिसको हम सॉक्रेट भी कहते हैं, और उसके शिष्य मतलब उसका स्टूडेंट जिसका नाम प्लेटो है, उसकी बात हमने जानी कि उसने जस्टिस के बारे में सवाल किए, एक बुक भी लिखी रिपब्लिक बुक। अब हमें पढ़ने की क्या ज़रूरत है पॉलिटिकल थ्योरी, ये भी जान लें। बिकॉज जो पॉलिटिकल थ्योरी है, जो पॉलिटिक्स है, वो आइडियाज़ और प्रिंसिपल्स पे चलती है। क्या होते हैं प्रिंसिपल्स? प्रिंसिपल्स होते हैं पॉलिसीज, रेगुलेशंस, रूल्स एंड डिफरेंट टाइप्स विच इज हेल्प द कंट्री टू वर्क, टू रन frequently and to develop their national citizens and make the fame in the world। दुनिया के अंदर अपना नाम बनाए। ये प्रिंसिपल्स ही है देश को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आज के वक्त में हम एक प्रिंसिपल पे चलते हैं जो कि हमारे कल्चर से निकला हुआ है, वासुदेव कुटुंबकम। जो ये वर्ड है वासुदेव कुटुंबकम, ये कहता है
अ वर्ल्ड इज अ फैमिली। इस नीति पे हम चलते हैं और यही आज के वक्त में दुनिया के अंदर हमारे देश का नाम ऊंचा कर रही है। अब हम आइडिया को देखें तो इजीली से क्लैरिफाई करते हैं आइडिया को। आइडिया कहता है हमसे फ्रीडम, जो कि बात कही थी रूसो ने फ्रीडम के बारे में, पॉलिटिकल फ्रीडम। फिर हमने देखा इक्वलिटी, हमने इक्वलिटी में देखा अनटचेबिलिटी की बात को, कि हर किसी को बराबर माना जाए, बी आर अम्बेडकर जी ने जो बात कही। फिर हमने देखा जस्टिस, जस्टिस हमने देखा जो कि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि भाई तुम लोगों ने जो जाना चाहते हैं राजनीति में उनके लिए अच्छा है, जो नहीं जाना चाहते उनके लिए भी तो जस्टिस होना चाहिए। तो कार्ल मार्क्स ने उठाई जस्टिस पर। वो सेकंड लास्ट इज डेमोक्रेसी, जो कि जेन्युइन के बेसिस पे की जाती है। लोकतंत्र, लोगों का तंत्र। और लोग कैसे हैं? कई सारे लोग मिलकर एक लोकतंत्र बनाते हैं। तो जेन्युइन फ्रीडम, जेन्युइनली बात कही गई, जो कि गांधी जी ने बात उठाई थी। इसी तरह से एक और वर्ड आया जिसका नाम, जो हम कहते हैं सेक्युलरिज्म, मतलब धर्मनिरपेक्ष, जिसमें हम कहते हैं कि हम किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी मतलब ऊंच नीच पे भरोसा नहीं रखते। इस तरह की बात हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल थ्योरी में। समझे ना क्यों हमें पढ़नी चाहिए पॉलिटिकल थ्योरी। अब इक्वलिटी की अगर हम बात करें तो क्या है इक्वलिटी? इक्वलिटी इन पॉलिटिकल स्पीयर, राजनीतिक क्षेत्र में समानता, ये है इक्वलिटी। मतलब equality means is to given the chance to every person who want to go and make the part of the politics। हर किसी को मौका दो आगे बढ़ने का पॉलिटिक्स में, वो है इक्वलिटी। व्हाट अबाउट इकोनॉमिक एंड सोशल स्पीयर? हमने इकोनॉमिक और सोशल स्पीयर में पढ़ा था। इकोनॉमिक स्पीयर में था कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी। कार्ल मार्क्स ने कहा था इकोनॉमिक बेसिस पे भी तो सबको देना चाहिए भाई बराबरी, तो वो भी तो दो। सोशल स्पीयर से हमने पढ़ा था गांधी जी जो जेन्युइन फ्रीडम की बात कर रहे थे, और बी आर अम्बेडकर जी जो कास्ट वाइज अनटचेबिलिटी से छुटकारा दिलाने के लिए, मींस टू एबॉलिश द अनटचेबिलिटी के लिए बात उठा रहे थे। इनके बारे में हमने पढ़ा। ये सोशल स्पीयर के एस्पेक्ट से देखा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं फ्रीडम की बात। फ्रीडम क्या है? न्यू इंटरप्रिटेशन, ये फ्रीडम है? क्या नई व्याख्या करना कोई फ्रीडम है? मतलब ये भी कोई वजह हुई? मतलब नई व्याख्या कर दी और फ्रीडम हो गया? ये तो ऐसा है कि एक इंसान जो पावरफुल है उसने कुछ गलत काम किया और उसने गलत काम को ही एक सही काम में, सही काम के बात को मतलब सही तरह से रख के उसे सही बना दिया। क्यों? क्योंकि वो पावरफुल है। इस तरह से क्या हुआ? इस तरह से गलत बात हो गई। मतलब एक जो ज़्यादा पावरफुल इंसान नहीं है उसके साथ गलत किया गया। किस किसके द्वारा? Who's do this? The person who have the power of economical and political। इसके लिए हम जुडिशरी, मतलब जुडिशरी को देखते हैं। जुडिशरी जो है, जुडिशल, ये है ना कई सारी बातों को रखता है, फंडामेंटल राइट्स देता है। फंडामेंटल राइट्स के लिए अगर हम हमारे कोई फंडामेंटल राइट्स को छीनने की कोशिश करें, if someone try to force and abolish our fundamental rights and disturb our disturb us, then we have the right of Article 32, which is open the door of the Supreme Court. And if we are not able to go because our financial condition is not give the permission to go to the doorstep of the Supreme Court, because the Supreme Court is one.
in the country. Then we have another article of Article 226, which open the door of High Court. Means हम देख रहे हैं इसमें कि जुडिशियल जो है, उस जुडिशियल में अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स को कोई छीनने की कोशिश करे, हमारे फ्रीडम को, हमारी इक्वलिटी को कोई डिमोलिश करे, कोई मतलब ना मानकर हमें जबरदस्ती से काम कराए, ट्रैफिक मतलब जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है वो करें, ऐसी चीज़ें करें, रिलीजन पे हमें अपनी मर्जी से ना रहने दे, तब हमारे लिए गेट खुले हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो कि आर्टिकल 32 के तहत हमारे हमारे गेट खुले हैं। हम जाना चाहें सुप्रीम कोर्ट में तो जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में कह सकते हैं कि हमारी फ्रीडम को नहीं, मतलब हमारी फ्रीडम को तोड़ा गया है, हमारी जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको अबॉलिश किया गया है किसी एक पर्सन के द्वारा या एक ग्रुप के द्वारा, किसी के भी द्वारा। अगर हम जैसे गरीब हैं, हमारे पास इतना अमाउंट नहीं है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएं, क्यों? क्योंकि हम गरीब हैं, ठीक है? उस वक्त हमारे पास एक और आर्टिकल है जिसे हम कहते हैं आर्टिकल 226, जो कि हमें आज़ादी देता है कि अगर हमारे पास इतना अमाउंट नहीं है, हम इकोनॉमिकली इतने मजबूत नहीं हैं, तो हम जा सकते हैं, तो हम जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की जगह हाई कोर्ट में। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो पूरे देश में एक है, पर हाई कोर्ट हर एक स्टेट में कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं 2 स्टेट्स में एक तो हाई कोर्ट होगा ही। ये चीज़ हम देखते हैं। इस तरह से हम फ्रीडम और इक्वलिटी की बात करते हैं। नाउ सम इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत की व्याख्या, किस तरह से आइडिया और प्रिंसिपल्स पॉलिटिकल थ्योरी के बताए जाते हैं। एग्जाम्पल में उठाए इक्वलिटी। क्या समझते हैं आप इक्वलिटी का मतलब? इक्वलिटी का मतलब सबको समान व्यवहार देना, सबको समान अधिकार देना, सबको समान साधन देना। दैट मीन्स इट इज अ इक्वलिटी। इफ इट इज, देन आई गिव यू 2 सिचुएशंस। ठीक है, 2 सिचुएशंस मैं आपको दूंगा। वीडियो को पॉज करो और सोचो। आप मेहनत करते हो, ठीक है, आप मेहनत कर रहे हो, आप आईएएस बन गए, कलेक्टर बन गए, या फिर आईपीएस बन गए मेहनत करके, अच्छे से पढ़ लिख करके। अब आपको सरकार ने दिया गाड़ी दी आपको सरकार ने, बंगला दिया, ठीक है? उसी जगह पर आपका एक दोस्त, जो कि बिल्कुल पढ़ने में ध्यान नहीं था, मस्ती मज़े करता था बचपन में। अब उसके घर की परिस्थिति बहुत बिगड़ गई। अब उसके पास कोई और चारा नहीं बचा, तो कई सारे लेबर चौक्स में से किसी एक लेबर चौक में जाके खड़ा हो जाता है, और वहाँ पे इंतज़ार करता है कि कोई आए और उसे मज़दूर बना के मज़दूरी देने के लिए माने और उससे काम करवाए। मतलब उसे खाने-पीने का भी पता नहीं कि उसे खाना आज मिलेगा कि नहीं। उसे नहीं पता कि वो उसका घर जो अभी है, वो आगे भी उसका ही रहेगा कि नहीं। एक उसी वक़्त आप उसके सामने से अपनी गाड़ी में निकलते हो, तब वो कह सकता है कि ये क्यों? हम ये इक्वलिटी नहीं है। हम यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई हमें काम दे, और सामने से ये मेरा दोस्त, ये ऐसे ही निकल गया। इसको इतनी अच्छी गाड़ी दी है, इतना अच्छा बंगला दिया है, ऐसा क्यों? ये इक्वलिटी क्यों हुई? ये कहाँ की इक्वलिटी हुई? सोचो इस बात को। दूसरी चीज़, देश में पहले गरीब कौन था? जो शूद्र जाति से, नॉर्मली उनको पढ़ने का मौका नहीं दिया जाता था। इस वजह से उनका दिमाग विकसित नहीं हुआ। लेकिन अब जब उनको पढ़ने का मौका मिला, तो वो शुरू तो शून्य से ही करेंगे ना, ज़ीरो से ही तो करेंगे। दे विल स्टार्ट एट ज़ीरो लेवल, बट some person
हु हु had the right of education, then they have a another level. उनके पास तो पहले से ही एक लेवल अचीव होगा। वो अपना दिमाग को करीब करीब 10%, 10%, 20% विकसित कर चुके होंगे। तो एक सॉरी 0% वाले दिमाग को एक 20% वाले दिमाग के बराबर का इक्वलिटी किस तरह से दिया जाएगा? उन दोनों को इक्वल पहले लाना पड़ेगा ना। 20 वाला 30 पे पहुंच गया, ठीक है, लेकिन 0 वाले को भी तो 30 पे पहुंचाना पड़ेगा, तब जाके ये तो इक्वलिटी बताई जाएगी कि नाउ इट इज इक्वल सिचुएशन। अब सोचो इन बात पर। ये है कुछ व्याख्याएं, कुछ इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। इन बातों पर सोचो क्योंकि यही बात आगे काफी काम आएंगी। अब बात आती है वाई टू स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी। वजह क्या है पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ने की? एनी रीजन ऑफ बिहाइंड ऑफ इट? रिलेवेंट फॉर फ्यूचर प्रोफेशनल, मीन्स भविष्य के पेशेवरों के लिए प्रासंगिक। हमें कुछ बनना है, इसलिए इसलिए हम मेहनत करेंगे, और वो मेहनत हमें एक ही एनवायरनमेंट में करनी पड़ेगी, जिस एनवायरनमेंट में से एक मजदूर भी निकलेगा, जिस एनवायरनमेंट में से हम मेहनत करके कलेक्टर या पुलिस ऑफिसर भी बनेंगे, जिस एनवायरनमेंट में हम मेहनत करके एक कानूनी वकील भी बन सकते हैं, लॉयर। ये चीज़ हम देखते हैं, मीन्स रेलेवेंट फॉर फ्यूचर प्रोफेशनल। एग्जाम्पल्स लॉयर्स, ब्यूरोक्रेट्स। एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन मतलब एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हम पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ते हैं। फ्रीडम, इक्विलिटी एंड सेक्युलरिज्म आर इंटीग्रल पार्ट। ये हमारे इंटीग्रल पार्ट हैं। ये जानने के लिए हम पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें पॉलिटिकल थ्योरी में जाननी थी, जो कि मैंने आपको बताई हैं। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, अगर कुछ भी समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट में बताना ना भूलो, क्योंकि मैं यहाँ पर ये पॉलिटिकल जो बुक है ये डीपली आपको बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ, और आप लोग पढ़ोगे तभी ये सब होगा। ठीक है ना? चलो ठीक है, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब में देखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।